बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस लेक्चर के अंदर हम CS 504 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1 का लेक्चर नंबर 13 कवर करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन। प्रीवियस लेक्चर में दोस्तों हमने देखा था कि यहाँ पे हमारे पास जो है दो अप्रोचेज होती हैं डिज़ाइन की। एक को हम कहते हैं फंक्शनल अप्रोच और दूसरी को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। हमने वहाँ पे ये भी सीखा था कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच है ये ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू फंक्शनल अप्रोच के, या जिसको हम एक्शन अप्रोच भी कहते हैं उसके। तो आज हमने सबसे पहले यही सीखना है कि ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच है ये क्यों ज़्यादा बेटर है या कैसे ज़्यादा बेटर है। तो वो इस तरह से बेटर है इन तीन एडवांटेजेस की बुनियाद पर। ये जो आपके सामने तीन एडवांटेजेस हाईलाइट किए गए हैं, इन तीन एडवांटेजेस की बुनियाद पर जो आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन अप्रोच है वो ज़्यादा बेटर है आपकी फंक्शनल या स्ट्रक्चर अप्रोच के। तो पहला यहाँ पे जो एडवांटेज है वो है क्लैरिटी एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। कि जो दोस्तों आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच है ना, इसके अंदर जो हमारे पास बेनिफिट ना सबसे बड़ा वो ये है कि हम जो भी सिस्टम डिज़ाइन करते हैं ना, उस सिस्टम की क्लैरिटी जो है ना वो बहुत क्लियर हो रही होती है, और उस क्लैरिटी की बुनियाद पर हम बहुत ही ईजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जबकि जो दूसरी अप्रोच है फंक्शनल अप्रोच, उसके अंदर हमारे सिस्टम की क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी नहीं हो रही होती। ठीक है। सेकेंड एडवांटेजेस, रीयूजिबिलिटी ऑफ कोड। कि दोस्तों जो हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच है ना, इसके अंदर जो हम कोड एक दफ़ा करेंगे ना, उस कोड को हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। मतलब रीयूजिबिलिटी, उसी सेम कोड को बार बार यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट पर्सपेक्टिव से। लेकिन जो फंक्शनल अप्रोच है उसके अंदर हम अपने कोड को बार बार उसकी रीयूजिबिलिटी नहीं कर सकते। ये दूसरा बेनिफिट हो गया, रीयूजिबिलिटी ऑफ कोड। तीसरा जो बेनिफिट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच के अंदर वो है रिड्यूस एफर्ट्स इन मेंटेनेंस एंड इन्हांसमेंट। कि हम जब जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं ना, तो हमारा जो सिस्टम है उसकी जो एफर्ट लग रही है, उसके अंदर जो एफर्ट पुट कर रहे हो आप अपने सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए, वो रिड्यूस हो जाती है एज़ कम्पेयर टू फंक्शनल अप्रोच के। फंक्शनल अप्रोच के अंदर आप जब सिस्टम को डिज़ाइन करते हो तो आपकी जो एफर्ट्स हैं, आपकी जो मेहनत है, जो आपकी हार्ड वर्किंग है वो ज़्यादा लगती है। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर चूँकि आपकी एफर्ट जो है वो रिड्यूस हो जाती है इन मेंटेनेंस, यानी जब आप अपने सिस्टम को मेंटेनेंस करते हो या उसकी जब इन्हांसमेंट करते हो, जब उसमें इजाफा कोई चीज़ें करते हो, तो तब आपकी जो एफर्ट्स हैं वो क्या हो जाती हैं, रिड्यूस हो जाती हैं। तो इन तीन एडवांटेजेस की बुनियाद पर जो आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच है वो ज़्यादा बेटर है किससे, फंक्शनल अप्रोच से। लें जी, ये हमने कंसेप्ट क्लियर कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास जो टॉपिक है वो है जी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच वर्सेस फंक्शनल अप्रोच। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है दोस्तों, आपको अगर याद हो तो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये टॉपिक बड़े अच्छे से कवर कर दिया, लेकिन चलें एक दफ़ा दोबारा क्लियर करवा देता हूँ। तो अभी अभी हमने पढ़ा है कि हमारे पास दो अप्रोच हैं अपने सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए। एक को हम कहते हैं फंक्शनल अप्रोच, या जिसको मैंने अभी बताया था एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच भी कहते हैं। फंक्शनल अप्रोच का दूसरा नाम है एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच। और दूसरी जो हमारे पास अप्रोच है उसको हम कहते हैं ओ अप्रोच। ओ मीन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे कि ओ अप्रोच यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच जो है वो बहुत ही बेटर है किससे, फंक्शनल यानी एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच से। अब यहाँ पे दोबारा से डिफरेंस बताया जा रहा है कि देखिए यहाँ पे कहता है डाटा इज डीकम्पोज्ड अकॉर्डिंग टू फंक्शनैलिटी रिक्वायरमेंट्स। कहता है जो हमारे पास एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच है ना, या जिसको हम फंक्शनल अप्रोच कहते हैं, इसके अंदर हम अपने डाटा को डीकम्पोज करते हैं डिफरेंट छोटे छोटे पीसीज में डिवाइड करना, डीकम्पोज अकॉर्डिंग टू फंक्शनैलिटी रिक्वायरमेंट्स। यानी हम अपने सिस्टम की फंक्शनैलिटी की बुनियाद पर अपने डाटा को डीकम्पोज करते हैं किसके अंदर, फंक्शनल अप्रोच यानी एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच के अंदर। जबकि ओ अप्रोच के अंदर क्या होता है, डीकम्पोजिशन ऑफ प्रॉब्लम रिजॉल्व अराउंड डाटा। कि हम अपनी ओ अप्रोच के अंदर यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच के अंदर अपने जो डाटा है उसकी बुनियाद पर डीकम्पोजिशन जो है वो करते हैं। तो आपको उम्मीद है समझ आ गई है
कि फंक्शनल अप्रोच के अंदर हम अपने डाटा को डीकम्पोज करते हैं फंक्शंस की बुनियाद पर, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच के अंदर हम अपने डाटा को डीकम्पोज करते हैं या डीकम्पोजिशन करते हैं हम किसकी बुनियाद पर, डाटा की बुनियाद पर। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद अगला डिफरेंस, दूसरा डिफरेंस क्या है, एक्शन ओरिएंटेड या फिर फंक्शनल ओरिएंटेड पैराडाइम फोकसेस ऑन द फंक्शनैलिटी ऑफ द सिस्टम एंड टिपिकली इग्नोर द डाटा। ये देखें जरा, दूसरा डिफरेंस ये है कि जो आपकी एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच है, जो आपकी जिसको हम फंक्शनल अप्रोच कह रहे हैं, उसके अंदर हम किसके ऊपर फोकस करते हैं, अपने सिस्टम की फंक्शनैलिटी के ऊपर फोकस करते हैं, जबकि हम डाटा के ऊपर फोकस नहीं करते। जबकि अगर आप दूसरी तरफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच यानी पैराडाइम देखो, तो उसमें हम जो फोकस है वो फंक्शनैलिटी पर भी करते हैं और डाटा पर भी करते हैं सेम टाइम के अंदर। तो ये दूसरा डिफरेंस हो गया। तो आपने यहाँ पे दो डिफरेंस देख ली हैं, फंक्शनल अप्रोच के अंदर और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच के अंदर। तो फंक्शनल अप्रोच के अंदर पहला डिफरेंस दोनों में क्या है कि फंक्शनल अप्रोच के अंदर हम डीकम्पोजिशन करते हैं फंक्शन की बुनियाद पर, जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच के अंदर हम डीकम्पोजिशन करते हैं डाटा की बुनियाद पर। दूसरा डिफरेंस क्या है कि फंक्शनल अप्रोच या फिर एक्शन ओरिएंटेड जो अप्रोच है, उसके अंदर हम सिर्फ फोकस अपनी सिस्टम की फंक्शनैलिटी पर करते हैं, डाटा पर फोकस नहीं करते। जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम के अंदर हम क्या करते हैं कि एक ही सेम टाइम के अंदर हम डाटा के ऊपर भी फोकस करते हैं और फंक्शनैलिटी के ऊपर भी फोकस करते हैं। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके दो डिफरेंस थे जो आप शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर या फिर लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर लिख सकते हो। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे दोस्तों एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाया जा रहा है कि ये जो आपको ओवल शेप दिखाई दे रही है, दिस इज अ फंक्शन, दिस इज अ फंक्शन, दिस इज अ फंक्शन एंड दिस इज अ फंक्शन, दिस इज अ डाटा, दिस इज अ डाटा, दिस इज अ डाटा एंड दिस इज अ डाटा। अब यहाँ पे ये बेसिकली दिखाया जा रहा है कि ये जो आपका फंक्शन नंबर 1 है, इसका रिलेशनशिप किस किस डाटा के साथ है, मतलब ये किस किस डाटा को यूज़ कर रहा है। तो ये इस डाटा को भी यूज़ कर रहा है, ये इस डाटा को भी यूज़ कर रहा है, ये इस डाटा को भी यूज़ कर रहा है। ऐसे ही आपका जो फंक्शन नंबर 2 है, ये आपका इस डाटा को भी यूज़ कर रहा है, इस डाटा को भी यूज़ कर रहा है और इस डाटा को भी यूज़ कर रहा है। ठीक है, समझ रहे हो बात को। अच्छा, ये डायग्राम असल में आपको बताना क्या चाह रही है, ये डायग्राम जो आपको बताना चाह रही है ना, वो मैं आपको नीचे चल के बताता हूँ। यहाँ पे जो थ्योरी है ना, यहाँ से समझाता हूँ कि ये डायग्राम वो आपको क्या बताना चाह रही है। अच्छा देखें, कहता है फंक्शंस कंटेन्स डायनामिक इन्फॉर्मेशन वाइल डाटा कंटेन्स ओनली स्टैटिक इन्फॉर्मेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि ये देखें, ये आपके फंक्शंस थे, ये आपका डाटा था। कहता है ये जो फंक्शंस है ना, इनके अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो डायनामिक इन्फॉर्मेशन होती है। डायनामिक कहते हैं जो वक्त के साथ साथ इन्फॉर्मेशन चेंज होती है, उसको हम डायनामिक इन्फॉर्मेशन कहते हैं। जबकि कहते हैं जो हमारे पास ये जो डाटा ना, इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो स्टैटिक होती है। स्टैटिक कहते हैं ऐसी इन्फॉर्मेशन जो चेंज नहीं होती है, स्टैटिकली रहती है। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपका बन सकता है कि ये देखिए, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि फंक्शंस कंटेन्स डायनामिक इन्फॉर्मेशन वाइल डाटा कंटेन्स ओनली स्टैटिक इन्फॉर्मेशन। फंक्शंस के पास जो इन्फॉर्मेशन होती है वो डायनामिक होती है, जबकि डाटा के पास जो इन्फॉर्मेशन होती है वो स्टैटिक होती है। आगे, फंक्शंस एंड डाटा आर मैनेज सेपरेटली। कहता है जैसे यहाँ देखो हो रहा है, कहता है जो हमारे पास फंक्शंस होते हैं ना और जो डाटा होता है, उसको हम सेपरेटली जो है, मतलब अलग अलग जो है वो मैनेज करते हैं। किसके अंदर, फंक्शन अप्रोच के अंदर या एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच के अंदर। आगे, फंक्शंस नोज about the data it needs to use but the data do not knows about the functions using it। बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, देखो कहता है जब आप इस फंक्शन को देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ये फंक्शन किस किस डाटा को यूज़ कर रहा है। मतलब फंक्शन की हेल्प से आप डाटा फाइंड कर सकते हो। लेकिन कहता है डाटा को ये नहीं पता कि वो किस किस फंक्शन के साथ अटैच है। तो सिंपल वर्डिंग में अगर मैं ये लाइन आपको समझाऊँ, तो ये लाइन बेसिकली आपको ये बताना चाह रही है कि एक फंक्शन की हेल्प से आप उसके डाटा को फाइंड कर सकते हो, लेकिन डाटा की हेल्प से आप उसके फंक्शन को फाइंड नहीं कर सकते। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई थी। अच्छा जी, उसके बाद आगे आगे चलते हैं। जबकि जो दूसरी अप्रोच है ओ डिज़ाइन मीन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन, कहता है सिंस डाटा एंड फंक्शन आर पुट टुगेदर इन द क्लास। ऊपर हमने जो पढ़ी है उसमें क्या हो रहा था, देखें वो कह रहा है जो फंक्शन अप्रोच है यानी जिसको हम एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच कह रहे हैं, उसके अंदर फंक्शन और डाटा को अलग अलग रखा जाता है। जबकि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच है, इसके अंदर डाटा और फंक्शन को एक ही सेम क्लास के अंदर टुगेदर पुट किया जाता है, मतलब रखा जाता है। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका कि फंक्शन ओरिएंटेड के अंदर डाटा और फंक्शन को कैसे रखते हैं और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच के अंदर डाटा और फंक्शन को कैसे रखते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, अगला टॉपिक आ गया जी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन कंपोनेंट्स का। बेसिकली हम अब यहाँ पे ये सीखेंगे
कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच है उसके अंदर मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। तो दोस्तों ये आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि बताओ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच के अंदर उसके जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से। तो दोस्तों उसके दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच के दो जो मेन कंपोनेंट्स हैं उसमें पहले कंपोनेंट का नाम है ऑब्जेक्ट और दूसरे कंपोनेंट का नाम है क्लास। समझ आ गई बात की। तो ये आपका इंपॉर्टेंट, ये भी एमसीक्यूज बन सकता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच के मेन कंपोनेंट्स बताओ। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच के दो मेन कंपोनेंट्स हैं, एक को ऑब्जेक्ट कहते हैं, दूसरे कंपोनेंट को हम क्लास कंपोनेंट कहते हैं। अब यहाँ पे इन्हीं की डेफिनेशन लिखी हुई है, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे ये जो चीज़ हमने हाईलाइट की हुई है इसको आपने अच्छे से करना है, ये आपकी शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे पहले लिखा हुआ है द बेसिक यूनिट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन इज एन ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने आपको अभी भी बताया कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच का जो पहला मेन कंपोनेंट है उसका नाम ऑब्जेक्ट है। तो ये भी चीज़ यहाँ पे वो बता रहा है आगे। एन ऑब्जेक्ट कैन बी डिफाइंड एज अ टेंजिबल एंटिटी दैट एक्सहिबिट्स सम वेल डिफाइंड बिहेवियर। अब वो बता रहा है कि वट, यहाँ पे बेसिकली वो ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन कर रहा है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। कहता है बेसिकली ऑब्जेक्ट जो है वो आप कैन बी डिफाइंड एज अ टेंजिबल एंटिटी। कहता है वो एक किसी भी टेंजिबल एंटिटी को जो है डिफाइन कर रहा होता है। अब टेंजिबल एंटिटीज कौन सी होती हैं दोस्तों? हर वो एंटिटी जिसको आप हाथ लगा सकते हो, जिसको आप छू सकते हो, उसको हम टेंजिबल एंटिटीज कहते हैं। और हर वो चीज़ जिसको आप छू ना सको, हाथ ना लगा सको, महसूस ना कर सको, उसे हम इनटेंजिबल एंटिटी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टाइम, टाइम को आप छू नहीं सकते, टाइम को आप जो है वो हाथ नहीं लगा सकते, ठीक है। तो वो एक ऐसी एंटिटी है जिसको आप हाथ नहीं लगा सकते, छू नहीं सकते, इसलिए उसको हम इनटेंजिबल एंटिटी कहेंगे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जो डेफिनेशन उसने की है वो कह रहा है ऑब्जेक्ट बेसिकली किसको डिफाइन करता है? आपकी टेंजिबल एंटिटीज़ को। और वो टेंजिबल एंटिटीज़ क्या कर रही होती हैं? बेसिकली वो डिफाइन कर रही होती हैं कि कुछ बिहेवियर्स, ठीक है। बिहेवियर्स किसे कहते हैं? फंक्शंस को, काम को, कि वो आपकी एंटिटी कौन कौन से काम, कौन कौन से बिहेवियर, कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करेगी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन की समझ आ गई। आगे, एन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट एन इंडिविजुअल आइडेंटिफाइएबल आइटम, यूनिट और एंटिटी आइदर रियल और अब्स्ट्रैक्ट। कहता है जो हमारे पास आगे उसने ऑब्जेक्ट की मजीद डेफिनेशन की है। कहता है जो ऑब्जेक्ट होता है ना वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है किसी इंडिविजुअल या आइडेंटिफाइएबल एंटिटी आइटम को या फिर यूनिट को। क्या मतलब? ऑब्जेक्ट एक ऐसी आइटम या यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है जो या तो जो इंडिविजुअल भी होगी और आइडेंटिफाइएबल भी होगी, मतलब जिसको आइडेंटिफाई भी किया जा सके, पहचाना भी जा सके, ठीक है। और उसके बाद आगे उन्होंने एक बात की है, कहते ऑब्जेक्ट जिस यूनिट या आइटम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है वो रियल भी हो सकती है और अब्स्ट्रैक्ट भी हो सकती है। रियल किसे कहते हैं? रियल कहते हैं कि जो आपको दिखाई दे रही है, और अब्स्ट्रैक्ट कहते हैं जो आपसे छुपी हुई है, ठीक है। तो कहते हैं यहाँ वो जो एंटिटी है, जो आइटम है या जो वो यूनिट है जिसको हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, कहता है वो रियल भी हो सकती है और अब्स्ट्रैक्ट भी हो सकती है विद अ वेल डिफाइंड रोल इन द प्रॉब्लम डोमेन। कहता है लेकिन वो जो आइटम या यूनिट है, कहता है उसके पास प्रॉपर जो है अपने खुद के डिफाइंड रोल भी होने चाहिए, उसका अपना खुद का बिहेवियर हो, उसकी अपनी एक पहचान हो। आगे अब उसने लास्ट पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। कहता है जो ऑब्जेक्ट होता है ना हैज़ स्टेट, बिहेवियर एंड आइडेंटिटी। कहता है दुनिया में हर ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके पास तीन चीज़ें होती हैं। पहली, उसकी अपनी एक स्टेट होती है। दूसरा, उसका अपना एक बिहेवियर होता है। तीसरा, उसकी अपनी एक आइडेंटिटी होती है, ठीक है। स्टेट किसे कहते हैं? स्टेट कहते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को, आइडेंटिटी कहते हैं उसकी पहचान को, और बिहेवियर कहते हैं उसके कामों को। तो ये तीन चीज़ें जिस जिस आइटम के अंदर होंगी, जिस यूनिट के अंदर होंगी, उसको हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जो मैंने सारी लाइन समझाई है इसके अंदर बेसिकली ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन की जा रही थी अच्छे से। तो आपको ये बड़ा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपकी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए सर पूछ सकते हैं व्हाट इज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो आपने ये 2-3 लाइन लिख देनी है। और अगर सर एमसीक्यूज में पूछते हैं तो फिर आपको ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको अभी भी बताई हैं, सारी डिफाइन की हैं, या आपको एमसीक्यूज के हवाले से भी सर पूछ सकते हैं। अब जैसे उसने देखो बात की कि ऑब्जेक्ट जो है उसकी अपनी स्टेट होती है, अपना बिहेवियर होता है और अपनी आइडेंटिटी होती है।
अब यहाँ पे आगे वो अब स्टेट की बात कर रहा है कि व्हाट इज स्टेट, स्टेट क्या होती है। तो कहता है स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एनकम्पसेस ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड देयर करंट वैल्यूज। देखें वही बात आ गई ना, जैसे मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट के अंदर स्टेट बेसिकली उसकी करैक्टरिस्टिक्स को कहते हैं, उसकी खसूसियात को कहते हैं। अकम्पसिस का मतलब होता है मुश्तमिल होना। तो कहता है किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्टेट होती है ना वो बेसिकली मुश्तमिल होती है किसके ऊपर, ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की जो तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज़ होती हैं ना, जो उसकी खसूसियात होती हैं, कहता है उसको बेसिकली ऑब्जेक्ट की स्टेट कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको अगर एग्जांपल दूँ तो ह्यूमन एक ऑब्जेक्ट है, ह्यूमन एक ऑब्जेक्ट है। अब ह्यूमन जो है उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, ह्यूमन का नाम, ह्यूमन की आईडी, ह्यूमन का कलर, ह्यूमन की एज, ह्यूमन की जेंडर। ठीक है, तो ये क्या है, ये उसकी प्रॉपर्टीज है जिसको हम उसकी स्टेट कहेंगे। और इन प्रॉपर्टीज की आगे फर्दर क्या होती हैं, वैल्यूज होती हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया, जैसे मैंने बताया उसकी एक प्रॉपर्टी है एज, तो अब एज की आगे कोई ना कोई वैल्यू भी दोगे ना, कोई एज 22 है, 24 है, 25 है, कितनी एज है। ऐसे ही उसका नाम, नाम क्या है, एक प्रॉपर्टी है, एक स्टेट है, लेकिन आगे उसकी वैल्यू कोई होगी। जैसे उसका नाम अली है, उसका नाम हिरा है, उसका नाम खिजर है, क्या नाम है उसका। तो ये प्रॉपर्टी जो है वो एज एक प्रॉपर्टी है, लेकिन आगे जो उसकी आप वैल्यू, जो आगे उसकी क्वांटिटी बता रहे हो ना, वो उसकी वैल्यू कहलाएगी। ठीक है, आगे अ प्रॉपर्टी इज एन इनहेरिट और डिस्टिंक्टिव करेक्टरिस्टिक्स। कहता है जो प्रॉपर्टी होती है ना वो या तो इनहेरिट होती है या डिस्टिंक्टिव होती है। डिस्टिंक्टिव कहते हैं यूनिक, ठीक है, और इनहेरिट कहते हैं किसी दूसरे से जो ली जाए। मतलब जैसे जैसे आप कोई चीज़ अपने पेरेंट्स से लेते हो, इसको इनहेरिट कहते हैं, विरासत। मतलब वो चीज़ एक ऐसी प्रॉपर्टी जो आपको विरासत में मिली है, वो भी प्रॉपर्टी कहलाएगी। और डिस्टिंक्टिव का मतलब ये भी हो सकता है कि मतलब आपकी अपनी खुद की प्रॉपर्टी, आपकी अपनी खुद की एक करेक्टरिस्टिक्स, खसूसियात। ठीक है, आगे प्रॉपर्टीज आर यूजली स्टैटिक। आगे बड़ी इंपॉर्टेंट बात एमसीक्यूज के हवाले से लिखी हुई है, कहता है प्रॉपर्टीज जो होती है ना वो यूजली स्टैटिक होती हैं, डायनामिक नहीं होती। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, क्या मतलब वो कभी चेंज नहीं होती। जैसे देखो मेरा नाम है खिजर, अब ये कभी चेंज नहीं हो सकता भाई, ये स्टैटिक है। ठीक है, ऐसे ही मेरा कलर, ठीक है, ऐसे ही लाइक एज। ठीक है, मोस्टली मतलब चीज़ें प्रॉपर्टीज़ के अंदर क्या होती हैं, यूजली का मतलब ये भी, यूजली का मतलब ये होता है कि मतलब मोस्टली ऐसी चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे ये भी मतलब नहीं है कि मतलब सारी की सारी चीज़ें, जैसे एज देखें स्टैटिक नहीं रहेगी, वो चेंज होती रहेगी। ठीक है, लेकिन हाँ उसके अंदर जो एज है वो ये ज़रूर है कि वो स्टैटिक अपनी टाइप के लिहाज से स्टैटिक है। जैसे देखो एज इंटीजर टाइप की होती है, जैसे 22 24 ऐसे नहीं होता, मतलब उसकी एज जो है वो अली है, अली नॉट अ एज। ठीक है, तो मतलब यूजली का मतलब ये है कि प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ज़्यादातर जो है मोस्टली जो है वो स्टैटिक होती हैं। और अगर मान लो वो स्टैटिक नहीं है तो फिर अपने टाइप के लिहाज से वो स्टैटिक होगी। जैसे मैंने आपको बताया एज अगर चेंज हो रही है वक्त के साथ साथ, तो जनाब उसकी फिर टाइप जो है वो स्टैटिक है, मतलब वो इंट ही रहेगी। 100 साल बाद भी उसने इंट ही रहना है। ये नहीं कि मतलब वो एज जो है 22.5 हो गई है, एज जो है 24.6 हो गई है, ऐसे नहीं है, ये चीज़ है। आगे ऑल प्रॉपर्टीज़ हैव सम वैल्यूज़, तो वही बात आ गई जैसे मैंने आपको बताया कि हर प्रॉपर्टी की अपनी कुछ वैल्यूज, अपनी एक वैल्यू होती है। आगे द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इनकैप्सुलेटेड विद इन द ऑब्जेक्ट। कहता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्टेट होती है ना, यानी जो उसकी प्रॉपर्टी होती है उसको इनकैप्सुलेट किया जाता है उसी ऑब्जेक्ट के अंदर, मतलब उसी क्लास के अंदर। आगे तो ये सारी की सारी डेफिनेशन थी किसके बारे में, कंसेप्ट था स्टेट के बारे में। अब दूसरा हमने क्या पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट के अंदर हमने पढ़ा था एक स्टेट होती है, एक बिहेवियर होता है और एक आइडेंटिटी होती है। आइडेंटिटी तो कहते हैं पहचान को, उसकी तो आपको जरूरत नहीं है समझने की। तो स्टेट और बिहेवियर को समझने की जरूरत है। स्टेट हमने समझ ली, अब हम बिहेवियर को समझने लगे। तो बिहेवियर जैसे मैंने आपको पहले बताया, बिहेवियर कहते हैं काम को, एक्शंस को, जो आप एक्शन परफॉर्म करते हो। जैसे जैसे मेरे बिहेवियर क्या होंगे, ईटिंग, मैं खाता हूँ, ये मेरा एक्शन है। ठीक है, ऐसे स्लीपिंग, मैं सोता हूँ, ठीक है, ये मेरा एक्शन है, मेरा बिहेवियर है। ठीक है, मतलब जो एक्शन मैं परफॉर्म कर रहा हूँ ना, जैसे मैं रनिंग, ठीक है, तो ये क्या, ये भी मेरा एक बिहेवियर है। तो बिहेवियर कहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के जो एक्शंस होते हैं, जो उसके जो है ना वो वर्किंग होती है, उसको हम बिहेवियर कहते हैं। तो यहाँ देखिए कहता है बिहेवियर इज हाउ एन ऑब्जेक्ट एक्ट्स, यानी
वो एक्शन क्या करेगा, तो जो ऑब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म कर रहा है ना उसको हम उसका बिहेवियर कहेंगे। एंड रिएक्ट्स इन टर्म्स ऑफ इट्स स्टेट चेंज एंड मैसेज पासिंग, तो वही बात आ गई आगे। द बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कम्प्लीटली डिफाइंड बाय इट्स एक्शन, जैसे मैंने अभी बताया कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो बिहेवियर होता है वो उसके एक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि वो कौन कौन से एक्शन परफॉर्म करेगा। आगे, द ऑपरेशन डैट क्लाइंट्स में परफॉर्म अपॉन एंड ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड मेथड्स, कहता है वो जो किसी भी ऑब्जेक्ट का वो जो बिहेवियर है ना, वो जो एक्शंस हैं उनको हम मेथड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मेथड्स कहते हैं। आगे नेक्स्ट आ गया जी, अगला इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है जी स्ट्रक्चर। द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स आर डिफाइंड इन देयर कॉमन क्लास। बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि जनाब अगर मान लो आपके पास मल्टीपल क्लासेस हैं और उन मल्टीपल क्लासेस के जो कॉमन चीज़ें होंगी ना, जो कॉमन बिहेवियर्स होंगी और कॉमन स्टेट्स होंगी, उनको हम एक कॉमन क्लास के अंदर रखेंगे और उस कॉमन क्लास को हम अब्स्ट्रैक्ट क्लास या फिर पेरेंट क्लास कहते हैं। ठीक है, तो एक ऐसी क्लास जिसके अंदर हम डिफरेंट क्लासेस की कॉमन चीज़ें रखते हैं उसको हम अब्स्ट्रैक्ट क्लास कहते हैं और इस कंसेप्ट को हम अब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। आगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन कहते हैं किसी चीज़ को तकसीम करना डिफरेंट हिस्सों में। तो कहते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल स्टेज इन द ओ एंड ओ ए एंड ओ डी। तो ये आपको एमसीक्यूज में सर पूछ सकते हैं। ओ ए स्टैंड फॉर ओ डी स्टैंड फॉर, तो ओ ए स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस और ओ डी स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन। तो इन दोनों का बस आपको स्टैंड फॉर याद होना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद क्लासिफिकेशन। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप डिफरेंट क्लासिफिकेशन उसकी कर सकते हो। जैसे देखो, सबसे पहले ये एक घोड़ा है, मैं अगर आपको उससे पूछूं कि इसकी क्लास क्या है तो इसकी क्लास है एनिमल। इसकी क्लास क्या है? एनिमल। ठीक है, और अगर मैं अब इसकी क्लासिफिकेशन आपसे पूछूं तो वो कौन कौन सी होंगी? आप इसकी क्लासिफिकेशन 3 तरीकों से कर सकते हो। इसके डाटा की बुनियाद पर, इसके बिहेवियर की बुनियाद पर, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बुनियाद पर। ठीक है, तो इसकी क्लास क्या है? वो एक एनिमल है और इस एनिमल की जो हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं वो 3 तरीक़ों से मैंने कहा कर सकते हैं, डाटा, बिहेवियर और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बुनियाद पर। अगर आप डाटा की बुनियाद पर इसकी क्लासिफिकेशन करोगे तो वो क्या होगी? इसकी करैक्टरिस्टिक्स यानी इसकी खसूसियात क्या हैं। तो डाटा कहते हैं खसूसियात को। तो मान इसका हेड, इसकी टेल कैसे कितनी लंबी है, इसकी बॉडी कैसे की है, इसकी लेग कितनी है, तो ये क्या, ये आप इसकी डाटा की बुनियाद पर इसकी क्लासिफिकेशन कर रहे हो। और अगर मैं कहूँ कि इसकी बिहेवियर यानी इसके एक्शन की बुनियाद पर इसकी क्लासिफिकेशन करो तो फिर आप क्या करोगे? फिर आप इसकी क्लासिफिकेशन करोगे इसके बिहेवियर की बुनियाद पर, मतलब वाह ये चलता कैसे है, रन, ईट ये खाता कैसे है। अगर मैं कहूँ इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बुनियाद पर इसकी क्लासिफिकेशन करो तो आप इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखोगे कि इसकी घोड़े की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? कैरी थिंग्स, कि मतलब वो कौन कौन सी चीज़ों को कैरी करता है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा कम्युनिकेट, वो कम्युनिकेट किन किन के साथ करता है और कैसे कैसे करता है, तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कम्युनिकेशन करना। और तीसरा मेंटेन इट्स लिविंग सिस्टम, कि वो ज़िंदा रहने के लिए अपने आप को कैसे मेंटेन करता है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यानी कहने का मतलब ये दोस्तों, आप किसी भी चीज़ को क्लासीफाई कर सकते हो उसके डाटा की बुनियाद पर, उसके बिहेवियर की बुनियाद पर और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बुनियाद पर। आगे नेक्स्ट टॉपिक है जी द ऑब्जेक्ट मॉडल। ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है? द एलिमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन कलेक्टिवली आर कॉल्ड द ऑब्जेक्ट मॉडल। तो ये डेफिनेशन लिखी हुई है, कहता है जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स कलेक्ट करते हो ना, उन तमाम के तमाम एलिमेंट्स को हम ऑब्जेक्ट मॉडल कहते हैं। आगे, द ऑब्जेक्ट मॉडल encompasses द प्रिंसिपल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, हायरार्की और इनहेरिटेंस। कहता है कोई भी ऑब्जेक्ट मॉडल जो है वो मुश्तमिल होता है किन किन चीज़ों पर? एब्स्ट्रैक्शन पर मुश्तमिल होता है, इनकैप्सुलेशन पर मुश्तमिल होता है और हायरार्की और इनहेरिटेंस पर मुश्तमिल होता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकता है या इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है और ऑब्जेक्ट मॉडल किन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। आगे, एब्स्ट्रैक्शन इज एन एक्सट्रीमली पावरफुल टेक्निक फॉर डीलिंग विद कम्प्लेक्सिटी। कहता है किसी भी ऑब्जेक्ट मॉडल की कम्प्लेक्सिटी को डील करने के लिए हम एब्स्ट्रैक्शन का इस्तेमाल करते हैं। आगे एब्स्ट्रैक्शन की अब डेफिनेशन की जा रही है
कहता है अब्स्ट्रक्शन फोकस ऑन द आउटसाइड व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कहता है जो हमारे पास अब्स्ट्रक्शन होती है ना, ये किसी भी ऑब्जेक्ट के आउटसाइड व्यू को रिप्रेजेंट कर रही होती है या देख रही होती है। आउटसाइड कहते हैं बाहर, बाहर बैरूनी। तो मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का जो बैरूनी व्यू होता है ना, उसको उस पर कौन फोकस करता है? अब्स्ट्रक्शन फोकस करती है। आगे, अब्स्ट्रक्शन एंड इनकैप्सुलेशन आर कंप्लीमेंट्री कंसेप्ट्स। कहता है ये जो हमारे पास अब्स्ट्रक्शन और इनकैप्सुलेशन है, ये कंप्लीमेंट्री कंसेप्ट्स हैं। अब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड द, अब यहाँ पे देखो दोनों में डिफरेंस याद रखना दोस्तों। कहता है अब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड द आउटसाइड व्यू ऑफ द क्लाइंट या क्लास एंड इनकैप्सुलेशन प्रिवेंट्स क्लाइंट फ्रॉम सीइंग इट्स इनसाइड व्यू। अब जरा गौर से डिफरेंस याद रखिएगा कि जो अब्स्ट्रक्शन होती है ये किसी भी ऑब्जेक्ट का आउटसाइड व्यू बयान करती है या फोकस कर रही होती है उसके ऊपर, और जो इनकैप्सुलेशन होती है ये किसी भी ऑब्जेक्ट के इनसाइड व्यू यानी जो उसका अंदरूनी व्यू है उस पर फोकस कर रही होती है। आगे, इनकैप्सुलेशन हाइड्स द डिटेल्स ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कहता है जो इनकैप्सुलेशन होती है ना, ये किसी भी ऑब्जेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन जब हम करते हैं ना तो उसकी डिटेल को हाइड कर देती है। चलें जी आगे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगला पॉइंट है रिलेशनशिप अमंग ऑब्जेक्ट्स। कहता है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के दरमियान ताल्लुक कैसे आप बनाते हो, यानी एक ऑब्जेक्ट्स का दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ ताल्लुक किस किस बुनियाद पर बनाते हो आप। तो कहता है 3 टॉपिक्स की बुनियाद पर या 3 रिलेशनशिप की बुनियाद पर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के दरमियान जो है ताल्लुक बनाते हैं। वो कौन कौन से 3 रिलेशनशिप हैं? पहला इनहेरिटेंस, दूसरा एसोसिएशन एंड तीसरा एग्रीगेशन। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये भी कि जनाब यहाँ पे जितनी भी चीज़ें मैंने दोस्तों पढ़ाई हैं, जितनी भी चीज़ें हाईलाइट की हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपने इनको अच्छे से तैयार करना है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपका बन सकता है वो ये बन सकता है कि जो आपके ऑब्जेक्ट्स के दरमियान रिलेशनशिप बनता है ना, वो 3 चीज़ों से बन सकता है, इनहेरिटेंस से, एसोसिएशन से और एग्रीगेशन से। अब हमने इन तीनों की डेफिनेशन करनी है कि इनहेरिटेंस क्या होती है, एसोसिएशन क्या होती है और एग्रीगेशन क्या होती है। दोस्तों इनहेरिटेंस कहते हैं विरासत को, यानी जब आप एक क्लास को दूसरी क्लास के साथ इनहेरिट करते हो ना, तो क्या होता है कि उसमें जो पहली क्लास होती है ना जिसको आपने इनहेरिट किया है वो पेरेंट क्लास होती है, और जिसके साथ इनहेरिट किया है उसको हम चाइल्ड क्लास कहते हैं या कंक्रीट क्लास कहते हैं। समझने की बात की, या ड्राइव्ड क्लास कहते हैं। तो इनहेरिटेंस ये होता है कि एक क्लास की सारी चीज़ें जब किसी दूसरी क्लास में आप यूज़ कर सकते हो, इसको हम कहते हैं हमने यहाँ पे इनहेरिटेंस कर दिया है। तो ये इनहेरिटेंस के आगे कंसेप्ट वो बता रहे हैं कि इनहेरिटेंस जो है वो जनरलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन रिलेशनशिप अमंग ऑब्जेक्ट्स के, मतलब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो इनहेरिटेंस है ना, ये बेसिकली जर्नलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन का रिलेशनशिप जो है वो कायम कर रही होती है। और इसके अंदर वो क्लास जो जिसको डाटा शेयर किया जा रहा है उसको सब क्लास कहते हैं, चाइल्ड क्लास कहते हैं या कंक्रीट क्लास कहते हैं, और वो क्लास जिससे डाटा लिया जा रहा है उसको सुपर क्लास कहते हैं या बेस क्लास कहते हैं या उसको ऑब्जेक्ट क्लास कहते हैं। समझ आएगी बात की। तो ये इनहेरिटेंस का ताल्लुक हो गया। उसके बाद एसोसिएशन और एग्रीगेशन में क्या डिफरेंस है, इसको हम नीचे चल के ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। ये देखें दोस्तों, यहाँ पे ना बड़े अच्छे से बताया हुआ है कि ये देखो बड़े अच्छे से बताया हुआ है। देखो आपको याद है ना, हमने प्रीवियस लेक्चर में ये पढ़ा था कपलिंग एंड कोहेजन होती है। कपलिंग किसे कहते हैं? 2 ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो ताल्लुक होता है उसको हम कपलिंग कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ज़रा गौर से बात सुनिएगा, आपको अभी एग्रीगेशन और एसोसिएशन के दरमियान जो फ़र्क है, जो डिफरेंस है वो समझ आ जाएगा। इफ द 2 ऑब्जेक्ट्स आर टाइटली कपल्ड, दैट इज if they cannot exist independently, it is an aggregation। क्या मतलब है इस बात का? वो कहता है जब 2 ऑब्जेक्ट आपस में बहुत ज़्यादा कपल्ड होते हैं, टाइटली कपल्ड होते हैं। टाइटली कपल्ड का मतलब यानी वो एक दूसरे के साथ इतना ज़्यादा जुड़ चुके हैं कि अब वो एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। इंडिपेंडेंटली का मतलब होता है एक दूसरे के बगैर ना रह सकते हो। तो मतलब दोस्तों 2 ऐसे ऑब्जेक्ट या मल्टीपल ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो एक दूसरे के बगैर ना रह सकते हों, तो ऐसे ताल्लुक को हम एग्रीगेशन कहते हैं। अब समझ आइए आपको। तो उम्मीद है अब आपको
ईजिली समझ आ गया कि एग्रीगेशन क्या होती है। और दूसरी तरफ एसोसिएशन क्या होती है, एक ऐसा ताल्लुक जिसके अंदर ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के बगैर भी रह सकते हों, मतलब वो एक दूसरे के साथ टाइटली कपल्ड ना हो, मतलब एक दूसरे के ऊपर फुली डिपेंड ना कर रहे हों, तो ऐसे रिलेशनशिप को हम एसोसिएशन कहते हैं। तो यहाँ पे दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ ये बात को कि दो या दो से ज़्यादा ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो एक दूसरे पर कंप्लीटली डिपेंड कर रहे हों, ऐसे रिलेशनशिप को एग्रीगेशन कहते हैं। और ऐसे दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स दो जो एक दूसरे के ऊपर फुली डिपेंड ना कर रहे हों, ऐसे कंसेप्ट को या ऐसे रिलेशनशिप को हम एसोसिएशन कहते हैं। समझ आ गई बात की? तो चलें जी, यहाँ पे हमारा लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।